विश्व एक परिवार ने भारत का उपहार है, योग रोग पे प्रहार है, आपदा की हार है, योग तो पालनहार है। देश देश का पथ दर्शन, अंतर मन का नव सर्जन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है वंदन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है वंदन। Let's heal, let's flourish, the whole world flourish. Yoga is the way from here उम्मीदें ना दी टूट। आसन का अभ्यास करते हैं। त्रिकोणासन के लिए एक हाथ पैर दाया पैर दाई ओर घुमाएं। हम दाई ओर झुकते हैं, नीचे की ओर झुके। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार साहब। आज के कार्यक्रम में हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हैं कलेक्टर अनूपपुर सुश्री सोनिया मीना जी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के कुलपति प्रोफेसर प्रकाश मणि त्रिपाठी साहब, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के संचालक आदरणीय प्रवीण सर, पुलिस अधीक्षक श्री अखिल पटेल जी, सीआरपीएफ के कमांडेंट श्री राजीव चौधरी साहब, आप सभी प्रतिभागियों का बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शीघ्र हम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपना आज का एक कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मंच पर माननीय अतिथियों का आगमन हुआ है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कृपया अपना स्थान ग्रहण करने का करेंगे। जो निर्धारित व्यवस्था है उसमें हमको सहयोग दें। आज के कार्यक्रम में माननीय अतिथियों के साथ साथ हमें मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी वर्चुअली उद्बोधन प्राप्त होगा, जिसके सीधे प्रसारण की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मैं माननीय अतिथियों से अनुरोध करूँगा कि माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से आज के आयोजन का शुभारंभ करने का करें। मैं रजनीश जी से अनुरोध करूँगा कृपया इस व्यवस्था में सहयोग दें। दीप प्रज्वलन सीओ साहब, सीओ जिला पंचायत सर से अनुरोध है। दीप प्रज्वलन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की सपना और रुचि यहाँ पर सरस्वती गायन है। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरस्तु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योतिर्नमोस्तुते। आत्मज्योतिर्प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योतिर्नमोस्तुते।
ब्रह्मज्योतिर्प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योतिर्नमोऽस्तुते। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः शुक्लां ब्रह्मविचारे परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीं भगयदा जात्यान्धकारपः हस्ते स्फटिकमालिकाण्डिद्रगति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदा। धन्यवाद। और अब हम माननीय अतिथियों का स्वागत करेंगे। मैं आदरणीय कलेक्टर मैम से अनुरोध करूंगा कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार साहब का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करने का कष्ट करें। मैं डीएम मैम से अनुरोध करूंगा कि हमारे वीसी साहब का भी पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करने का कष्ट करेंगे। सीओ जिला पंचायत सर से अनुरोध है कि हमारे बीच में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संचालक डॉक्टर श्री प्रवीण सर उपस्थित हैं। मैं उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करने का अनुरोध करता हूं। मैं एसडीएम साहब से अनुरोध करूंगा कि आदरणीय डीएम मैम का, सीओ जिला पंचायत सर से अनुरोध है कि आदरणीय कलेक्टर मैम का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। सीओ जिला पंचायत सर से ही अनुरोध है कि आदरणीय पुलिस अधीक्षक श्री अखिल पटेल साहब का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करने का है। जिला समन्वयक जन अभियान परिषद श्री उमेश पांडे जी से अनुरोध है कि हमारे बीच में उपस्थित सीआरपीएफ के कमांडेंट आदरणीय राजीव चौधरी साहब का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करने का है। भारतीय संस्कृति एवं जीवन पद्धति ने विश्व समाज को अनेक उपहार प्रदान किए हैं। इसमें से योग एक महत्वपूर्ण भेंट है। देश एवं विदेश में योग अभ्यास पिछले अनेक वर्षों से किया जा रहा है। इसी को 69वें अधिवेशन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को प्रतिवर्ष मनाने के ऐतिहासिक संकल्प को पारित किया गया और आज हम देश के 75वें अमृत महोत्सव के रूप में 75 आइकॉनिक स्थानों पर ऐसे आयोजन कर रहे हैं जिसमें एक अमरकंटक भी है।
आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार साहब। और आज के कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कलेक्टर अनूपपुर सुश्री सोनिया मीना जी को कि वह और स्वागत उद्बोधन से आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के इस अमरकंटक जिला अनूपपुर में 21 जून 2022 को आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री वीरेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय मंत्रालय, भारत सरकार से आए वरिष्ठ अधिकारी प्रवीण खिंड जी, संचालक सामाजिक न्याय मंत्रालय, कमांडेंट CRPF, कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, मेरे साथी अधिकारी कर्मचारी और आज के योग कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। आप सभी लोगों को सुप्रभात। देश इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत 2014 को भारत के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संबंधी प्रस्ताव पर 177 सदस्य राष्ट्र द्वारा सह प्रस्तावक के रूप में समर्थन प्रदान किया गया था, जिसके फलस्वरूप प्रति वर्ष 21 जून को मनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव अनुसार 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस वर्ष भारत के साथ साथ दुनिया के सभी देशों में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह एवं उल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है। योग भारतीय सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य धरोहर है। यह भारत की दुनिया को अद्वितीय देन है। योग से शारीरिक एवं मानसिक रोग तो दूर होते ही हैं, साथ ही मनुष्य पूर्ण स्वस्थ एवं निरोगी बनता है। योग से शांति, सहिष्णुता एवं विश्व बंधुत्व की भावना प्रस्फुटित होती है। आज दुनिया को योग की अति आवश्यकता है। हम गौरवान्वित हैं कि पूरी दुनिया में भारत के प्राचीन योग विद्या को स्वीकार एवं अंगीकृत किया गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर आइए हम सभी संकल्प लें कि हम प्रतिदिन योग करेंगे और साथ ही पर्यावरण हेतु भी संकल्प लेते हुए 5 पौधे प्रतिवर्ष रोपित करेंगे। योग करें और निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत। और मैं आमंत्रित करूंगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक के कुलपति माननीय प्रोफेसर प्रकाश मणि त्रिपाठी जी को वह और अपने विचार यहाँ पर रखने दें। जोरदार तालियां। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भारत सरकार, इस जनपद की जिलाधिकारी मैडम सोनिया जी, पुलिस अधीक्षक श्री अखिल जी, समाज न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से पधारे डॉक्टर प्रवीण जी, डॉक्टर आनंद जी, डॉक्टर स्थानमूर्ति जी, हमारे विश्वविद्यालय के सभी अधिष्ठातागण, विश्वविद्यालय की प्रथम महिला एवं यहाँ उपस्थित आप सभी, सर्वप्रथम आज के दिन की आप सभी को बधाई। अंतर्राष्ट्रीय योग का आशय ही है कि पूरी दुनिया में योग सर्वमान्य है और योग की सर्वव्याप्ति है। हम जिस स्थल पर खड़े हैं, पहले नमन वहां से, मां नर्मदा को नमन। मानस में एक प्रसंग है, शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। उस माँ को नमन जो शिव कन्या है, मेकल सुधा है, शिव की सर्वाधिक प्रिय है, सभी सिद्धियों की, सुख की और संपदा की
राशि हैं। सुख, संपदा और सिद्धि, इन तीनों की प्राप्ति योग से होता है। इसीलिए योग हमारे देश की परंपरा है। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने ऊर्जा के केंद्र, स्रोत और प्रतीक सूर्य को योग की विद्या दी। सूर्य के माध्यम से यह विद्या आगे चली और पुनः महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने यही विद्या अर्जुन को बताई और तब सारे संसार में यह सामान्य रूप से विस्तीर्ण हुई। शंकराचार्य जिन्होंने यहाँ आकर के बहुत कुछ किया, शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य और गुरु गोरक्षनाथ ने इस योग की विधा को बहुत आगे किया। पतंजलि ने इसे व्यवस्थित किया और सूत्रों के माध्यम से हम सभी तक पहुंचाने का कार्य किया। उनके योग सूत्र का पहला सूत्र अथ योगानुशासनम। आइए हम योग के अनुशासन में प्रवेश करें। और दूसरा सूत्र है योग चित्त वृत्ति निरोध। योग से चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। हमारा चित्त बनता है मन, बुद्धि, अहंकार की त्रय के क्रियाकलापों से संचित अंतर मन के रूप में। और यह इतना ज्यादा चंचल है कि इस पर नियंत्रण सिर्फ योग के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। योग से नियंत्रित चित्त ही हमें हमारे ध्येय तक पहुंचाता है। जिसे भगवान कृष्ण ने कहा योग कर्मसु कौशलम। इससे हमें कर्म में कुशलता की प्राप्ति होती है और तभी भगवान कृष्ण या हमारी विधा योग और क्षेम को धारण करती है। इसलिए योग स्वीकृति है संस्कृति की और प्रकृति की। योग युक्ति है अच्छाइयों से मिल जाने की। योग मुक्ति है बुराइयों से, संकीर्णताओं से अलग हो जाने की। इसलिए एक ही साथ युक्त की विधा है, मुक्त की विधा है और स्वीकृत की विधा है। वस्तुतः योग विज्ञान और दर्शन का इस तरह योग को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। आत्म साक्षात्कार के साथ ही औरों के बारे में भी समझ सकता है। वह समझ सकता है कि व्यस्त क्या है, समस्त क्या है, श्रेष्ठ क्या है, परमेष्ठ क्या है। योग वह विधा है जिसके अग्नि में तपने के बाद हम वह प्राप्त करते हैं जिसकी हर व्यक्ति कल्पना करता है। न तस्य रोगो न जरा न व्याधि प्राप्त से योगाग्निमयम शरीरम। जो योग में तपी हुई शरीर है उसे कोई व्याधि नहीं होती, उसको वार्धक्य की अनुभूति नहीं होती और वह पूर्ण काम बनता है, पूर्ण योग बनता है और उस शिवत्व के मुकाम तक पहुंचता है जहां जाकर वह केवल और केवल कल्याण की बात सोचता है। यही हमारे देश की विधा है और व्यवस्था है जिसमें हम योग के कारण ही पूरी धरा को परिवार मानते हैं और सबके उन्नयन की बात करते हैं। आज जो हम योग मानवता के लिए कर रहे हैं उसके सूत्र महोपनिषद में, क्योंकि हम पूरी धरा को ही एक परिवार में देखते हैं। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्र नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र के लोगों के लिए पूरी धरा ही एक परिवार है। इसलिए हम सर्वोन्नति की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज योग मानवता के लिए है, संपूर्ण संसार का कल्याण हो, दुनिया में सभी मनुष्य सुखी रहें। योग हमें प्रसन्न करता है, आनंद की अनुभूति देता है, सभी प्रकार के अभाव और वर्जना से मुक्त करता है। हमें योग को दिनचर्या, जीवनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार साहब को पूरे
सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ उद्बोधन के लिए। आप सभी से अनुरोध है करतल ध्वनि से माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मां नर्मदा जी के इस पवित्र प्रांगण में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम मां नर्मदा के चरणों में नमन करता हुआ आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे यहाँ की डीएम महोदया बहन सोनिया मीना जी। कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे जनजाति विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर महोदय सम्मानित त्रिपाठी जी, हमारे साथ हमारे विभाग के अधिकारी सम्मानीय राजीव जी, प्रवीण जी, एसपी महोदय, सीआरपीएफ के कमांडेंट राजीव जी, और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल होने वाले सभी बंधुओं का, बहनों का, युवाओं का, बच्चों का, आप सभी का देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। अभी मुझसे पूर्व 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत और कैसे उसमें 177 देशों की भागीदारी फिर यूएन महासंघ के द्वारा उस प्रस्ताव की स्वीकृति दिसंबर में और तत्पश्चात आज पूरे विश्व में योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्व दिया गया है, इसके लिए अगर किसी व्यक्ति को अगर श्रेय दिया जा सकता है तो वो एक है केवल व्यक्ति, देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। योग हमारे देश ने हमेशा से सदियों से हमारे देश की पहचान रही है और योग की उत्पत्ति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो भगवान शिव सबसे पहले योगी थे और उन्होंने योग के अपने ज्ञान को सप्त ऋषियों के माध्यम से उनको हस्तांतरित किया और सप्त ऋषियों ने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर योग से लोगों को जोड़ने का काम किया। आज योग जिस तरह से मन को, तन को, शरीर को, आत्मा को शुद्ध करने का, पवित्र करने का, सशक्त करने का सशक्त माध्यम है। मैं एक छोटी सी घटना आज के अवसर पर मैं आपको उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं और उसके पश्चात हमारे देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन हम सभी को मिलने वाला है। आदरणीय वाइस चांसलर महोदय जी ने काफी अच्छी बातें रख दी। मैं काफी बातें रख सकता था लेकिन समय की उसको देखते हुए एक छोटी सी घटना का उल्लेख करना चाहता हूं मैं कि योग हमारे यहां का हमेशा से, हमारे देश से योग ने हमेशा से प्रेरणा देने का काम किया है। लेकिन आज जिस तरह से कोविड के संकट के दौरान सारा विश्व, सारे राष्ट्र हतप्रभ थे, कोई संसाधन नहीं थे, कोई मानसिक रूप से तैयारी नहीं थी, लेकिन ऐसे कठिन समय में भी हमारे देश ने योग को इससे लड़ने का एक सशक्त कारगर उपाय अपनाया और इसको दुनिया के सारे देशों ने अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जब शुरुआत हुई, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत के समय 2015 में 170 देश इसमें शामिल हुए थे, लेकिन 2021 में पिछले वर्ष दुनिया के 190 देश इसमें शामिल हुए। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, सुबह से मॉर्निंग वॉक करने के लिए मैं जाता हूं, यहां पर भी सुबह थोड़ा बहुत मैंने मॉर्निंग वॉक किया। मैं जब ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था तो मैंने एक स्थान पर देखा कि लगभग 450-500 और वहां के स्थानीय नागरिक, वहां की बहनें एक बड़े मैदान में और वहां योग सीख रहे थे। और वो योग कराने वाला कौन थे? हमारे देश से गए हुए एक भगवाधारी युवक। और उन युवक के प्रति जब वो युवक सारे बंधु योग सीख रहे थे, सीखने के पश्चात जब कार्यक्रम समाप्त हुआ, हम और आप संकोच करते हैं अपने गुरुओं का सम्मान करने में। अगर हमारे गुरु अगर सड़क पर मिल जाए तो हमको लगता है कि अगर हम उनके पैर पड़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन मैंने देखा कि वहां पर जो योगाचार्य ऑस्ट्रेलिया में ने योग सिखा रहे थे, वो कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात और उनसे जाकर सब उनका चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद दे रहे थे। वो युवा काफी युवा था, लेकिन दुनिया ने योग के महत्व को स्वीकार किया। ये जो भगवाधारी वहां से हमारे बीच में आया है, हमको जीवन जीने की शैली, तनाव से दूर रहने का उपाय हमको बता रहा है। आध्यात्मिक
हमने इस भौतिक प्रगति के युग में संसाधन तो हमने जुटा लिए, लेकिन पूरा पश्चिम जिस मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहा है, उस मानसिक तनाव से शांति देने में, अपने जीवटता को आगे बढ़ाने में योग पूरे विश्व में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आया है। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस तरह से इसको पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से अपनाने की दिशा में जो कदम बढ़ाए गए हैं, ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। अब आप लोग कहते हैं कि 21 जून को, कई बार लोगों के मन में ये आता है कि हम 21 जून को योग दिवस क्यों मनाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि एक वर्ष में हमारे यहाँ 365 दिन होते हैं, अलग अलग माह की अलग अलग रचनाएं होती हैं, लेकिन इस दिन 21 जून को, इस दिन उत्तरी गोलार्ध पर सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा पड़ती है और इस दिन सूरज जल्दी भी निकलता है और देरी से ढलता है। साथ ही इस दिन सूरज से मिलने वाली जो ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रभावी होती है, जो प्रकृति को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। आज यहाँ पर आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश में जो 75 हमारे ऐसे स्थान जो आध्यात्मिक दृष्टि से, जो धार्मिक दृष्टि से, जो पर्यटन की दृष्टि से, जो पर्यावरण की दृष्टि से, जो प्रकृति की दृष्टि से, और ऐसे 75 स्थानों को चिन्हित किया गया, उसमें मां नर्मदा के इस उद्गम स्थल को भी इस 75 आयोजनों में शामिल किया गया। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब हमको दिल्ली में इसकी दायित्व दिया गया कि आपको अमरकंटक जाना है, और अमरकंटक में वहां के युवाओं के साथ में, वहां के वरिष्ठजनों के साथ में, वहां के बच्चों के साथ में, सभी के साथ में मां नर्मदा जी के पवित्र प्रांगण में इस आयोजन को करना है। मैं इस आयोजन में शामिल होने वाले सभी युवाओं को, सभी बच्चों को, सभी बहनों को मैं अपनी ओर से और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ओर से ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। और आइए हम सब संकल्प लें कि हम प्रतिदिन अपने जीवन में योग को अपनाएंगे और योग के साथ लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। एक अंतिम घटना के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जितने आध्यात्मिक थे, जितना योग के प्रति और ध्यान के प्रति उनका जुड़ाव रहता था, एक बार जब वो प्रातःकाल में मैदान में बैठकर साधना कर रहे थे और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी इतने प्रकृति के साथ में एकाकार हो गए थे कि मैदान और सामने दूर तक पहाड़ के बीच में वो अपनी योगिक क्रिया के माध्यम से बिल्कुल एकाकार हो गए थे। जब वो एकाकार थे, इस बीच में एक गाय वहां से दौड़ते हुए वहां से निकली, सामने से वहां से, और वो गाय काफी दूर से उनके सामने से निकल के गई थी, लेकिन उस गाय के खुर के निशान स्वामी रामकृष्ण परमहंस के यहाँ पर सीने पर आए। ये होता है योग के प्रति प्रकृति के साथ में, शरीर के साथ में, मन के साथ में एकाकार करने की भावना। और हम इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर न केवल योग के महत्व को स्वीकार करें, वरन योगों को अपनी जीवन शैली का, दिनचर्या का एक अनिवार्य अंग बनाते हुए अपने परिवारों को, समाज में बाकी लोगों को भी जोड़ने का काम करें। हमारी दिनचर्या योग से प्रारंभ हो और हम जब रात्रि में सोने जाते हैं तो वो भी हम शवासन की मुद्रा के साथ में, और हमारे रात्रि का विश्राम भी जो है ना योग के साथ ही हो। मैं समझता हूँ आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारे जितने बंधु यहाँ पर बैठ गए, बहन बंधु, हमारे युवा इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं, आप सब योग के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाते हुए योग को अपने जीवन में उतारने का हिस्सा बनाएंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में आप सभी को एक बार पुनः 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। आइए अब हम इस वर्चुअली कार्यक्रम से हम जुड़ते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को हम चाहेंगे कि लाइव माध्यम से हम सब सुने, और उसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन होगा। अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ज्ञान है जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य का कार्य करता है। यह स्वस्थ जीवन की कला एवं विज्ञान भी है। योग का प्रयोग आंतरिक विज्ञान के रूप में भी किया जाता है, जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का सम्मेलन है, जिसके माध्यम से मनुष्य शरीर एवं मन के बीच सामंजस्य स्थापित कर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है। योग
जय भारत, जय कर्नाटक। Please take your seats. Ladies and gentlemen, under the leadership of Honorable Prime Minister, this year the Yoga Day celebrations are unique. For you going to be Namaskar. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable Governor of Karnataka, Shri Tharshan Gehlot ji, Honorable Chief Minister of Karnataka, Basavaraj S. Bommai ji, Honorable Minister of Cooperation and Mysore District in charge, S.T. Samasekar ji, Honorable Minister of Health, Government of Karnataka, Sudhakar Rao ji, Honorable Dr. Pramada Devi Wadia ji, Rasmata Mysuru, Honorable Yudhvir Krishna Datta Samaraja Wadiar, Maharaja Mysore, Pratap Sinha ji, Honorable MP, B. Srinivas Prasad ji, Honorable MP, local MLAs, revered you gurus, senior officers of Ministry of Ayush, Central Ministry, State Government, eminent dignitaries, expert of yoga, allied science and media person, and my dear friends. It is my privilege to welcome you all on the International Day of Yoga 2022 amidst the breathtaking beauty of Mysuru. After 2 tumultuous years of the pandemic, we are now celebrating ITY in physical mood. The state of Karnataka is gifted by God with rich biodiversity and has a rich history of art, culture and literature. It has won Gyanpidya, country's highest literary award for maximum number of times. A historic celebration of the ancient Indian cultural heritage of yoga began on 13 March 2022 with the 100 days countdown campaign involving 100 organizations across 100 cities till today.
With the collaboration of state and the union governments, ministries, events at various iconic sites across India have been observed. Now, this grand succession of celebration is culminating in Mysuru, the beautiful heritage city of Karnataka. We all realize that this is due to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's exemplary and continued efforts. The International Day of Yoga and the Science of Yoga has received recognition around the globe. The effort culminating in the celebration of the International Day of Yoga carry the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's vision to bring world peace and harmony by focusing on the health and well-being of individuals, communities, nations and the world as a whole. It is his personal engagement and consistent efforts that the world is experiencing an increasing spirit of yoga and its benefit. Under his able leadership, the nation is changing the world dynamics, and yoga has played a key role in that. Yoga has brought the world together, reshaping the global values and is different healthcare system closer. He has written to the head of the state of different countries and also head of villages in India to join together in spreading the message of yoga. This times with the year's theme Yoga for Humanity, and the Ministry of Ayush has designed a unique program to include various sections of the society to celebrate health and heterogeneity. We are involving the whole world through Guardian Ring program and whole government through celebration at 75 iconic places. There will be disseminations of yoga practices and research through exhibition in the Dasara ground today and tomorrow, and also using IT assets such as Namaste Yoga, Yoga Portal, wide range application for its wider reach. We all remember that due to very concerted and proactive effort of the Government of India, yoga has been included in the UNESCO's representative list of the intangible cultural heritage of humanity. Continuing the forward march, various Government of India and the Ministry of Ayush have taken the various initiatives to ensure advancement in the health and well-being of people through yoga such conducting National Yoga Olympiad in schools and declaring Yogasana as a competitive sport. Also, additions of Yogasana in the list of sports discipline for equipment of sports person to any group, C post and ministries and department of Government of India has been recently done on 17 June 2022. I further wholeheartedly thanks the people of Karnataka, the Government of Karnataka, all central government and state government ministries, defense forces, other uniformed service organizations, revered yoga gurus, celebrities and sportspersons, eminent dignitaries and associations associated with us who made this movement towards wellness through yoga a grand success. I also extend my gratitude to all the countries worldwide for their enthusiasm and support. I extend my heartfelt gratitude to the people of Mysuru for making this a huge success. Jai Hind! Thank you, Honorable Minister, sir. And now, ladies and gentlemen, requesting the gracious host Chief Minister, the Janapriya Mukhyamantri of Karnataka, Shri Basavaraja Bommai for his address. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶೋಭೆಯನ್ನು ತಂದಿರುವಂಥ ಆದರಣೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಹಾಗೂ ಲಂತವತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದಂಥ ಥಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಜಿ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಣಿಯವರೇ, ಯುವರಾಜರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ
ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಯೋಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಗಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಇಡೀ ಮೈಸೂರನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪರವಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಯೋಗ ಮನಸ್ಸು ದೇಹ ಒಂದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಗತ್ತನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಚರಿತ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ, ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಬೇಕು. ಆ ಚರಿತ್ರೆ ಕಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಫಾರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी. Ladies and gentlemen, Prime Minister Modi ji himself is a committed yoga sadhak. He epitomizes the rewards of yoga. He epitomizes humanity. कोरोना काल में कोविड टीकाकरण के अभियान को आम जनता तक पहुंचाना और दूसरे देशों को मदद का हाथ बढ़ाना मानवता का प्रतीक है. स्वच्छ भारत और शौचालय निर्माण के अभियान से तनमन जीवन को पावन करने का नाम ही योग है. मन की बात के द्वारा लोगों से जुड़ना और लोगों की बेहतरी के लिए जनमानस से सुझाव लेना और फिर एक पिता के समान उनको आदर और पहचान देना मानवता की पहचान है. आपकी कार्यशैली, आपकी विचारधारा, आपके सभी जन कल्याण कार्यक्रमों में, आपके कण कण में योग का प्रताप झलकता है. तो योग को स्वयं जीने वाले, आसक्ति रहित होकर संभाव से सभी कर्म करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से हम गर्वत होकर निवेदन करते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें. राज्य के गवर्नर श्रीमान थावरचंद गहलोत जी, मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी, श्री युद्धवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार जी, राजमाता प्रमोदा देवी, मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, देश और विश्व भर के सभी लोगों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. आज योग दिवस के अवसर पर मैं कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी, अध्यात्म और योग की धरती मैसूरू को प्रणाम करता हूं. मैसूरू जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है. आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है. आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है. हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है. ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं. ये तस्वीरें एक सहज, स्वाभाविक और साझी मानवीय चेतना की तस्वीरें हैं. खास तौर पर तब जब दुनिया ने बीते 2 सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया हो,
इन परिस्थितियों में देश, द्वीप, महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर योग दिवस का ये उत्साह, ये हमारी जीवटता का भी प्रमाण है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं दुनिया के सभी नागरिकों का भी सभी भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। साथियों, योग के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, शांतिम योगिन विंदति। इट मीन्स yoga brings peace for us. The peace from yoga is not only for individuals. Yoga brings peace to our society. Yoga brings peace to our nations and the world. And yoga brings peace to our universe. This might feel an extreme thought to someone, but our Indian sages have answered this with a simple mantra. Yat pinde tat brahmande. This whole universe starts from our own body and soul. The universe starts from us, and yoga makes us conscious of everything within us and builds a sense of awareness. It starts with self-awareness and proceeds to awareness of the world. When we become aware of ourselves and our world, we begin to spot things that need to be changed, both in ourselves and in the world. These may be individual lifestyle problems or global challenges like climate change and international conflicts. Yoga makes us conscious, competent and compassionate towards these challenges. Millions of people with a common consciousness and consensus, millions of people with inner peace will create an environment of global peace. That's how yoga can connect the people. That's how yoga can connect the countries. And that's how yoga can become a problem solver for all of us. साथियों, भारत में हम इस बार योगा दिवस हम एक ऐसे समय पर मना रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। योग दिवस की ये व्यापकता, ये स्वीकार्यता भारत की उस अमृत भावना की स्वीकार्यता है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी थी। इसी भावना को सेलिब्रेट करने के लिए आज देश के 75 अलग अलग शहरों के 75 ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही अन्य नगरों के लोग भी ऐतिहासिक स्थानों पर योग कर रहे हैं। जो ऐतिहासिक स्थान भारत के इतिहास के साक्षी रहे, जो स्थान सांस्कृतिक ऊर्जा के केंद्र रहे, वो आज योग दिवस के जरिए एक साथ जुड़ रहे हैं। इस मैसूरू पैलेस का भी इतिहास में अपना एक विशेष स्थान है। भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योग का अनुभव
भारत के अतीत को, भारत की विविधता को और भारत के विस्तार को एक सूत्र में पिरोने जैसा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने इस बार गार्डियन रिंग ऑफ योगा, ये गार्डियन रिंग ऑफ योगा का ऐसा ही अभिनव प्रयोग आज पूरे विश्व में हो रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्योदय के साथ, सूर्य की गति के साथ लोग योग कर रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ रहा है, उदय हो रहा है, उसकी प्रथम किरण के साथ अलग अलग देशों में लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी के चारों ओर योग की रिंग बन रही है। यही है गार्डियन रिंग ऑफ योगा। योग के ये प्रयोग स्वास्थ्य, संतुलन और सहयोग की अद्भुत प्रेरणा दे रहे हैं। साथियों, दुनिया के लोगों के लिए योग आज हमारे लिए केवल पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। प्लीज रिमाइंड, ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि योग अब वे ऑफ लाइफ बन रहा है। हमारा दिन योग के साथ शुरू हो, इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है। लेकिन हमें योग को किसी एक खास समय और स्थान तक ही सीमित नहीं रखना है। हमने देखा भी है, हमारे यहां घर के बड़े, हमारे योग साधक दिन के अलग अलग समय में प्राणायाम करते हैं। कई लोग अपने ऑफिस में भी काम के बीच में कुछ देर दंडासन करते हैं, फिर दोबारा काम शुरू करते हैं। हम कितने भी तनावपूर्ण माहौल में क्यों न हो, कुछ मिनट का ध्यान हमें रिलैक्स कर देता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसलिए हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है। हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है, हमें योग को पाना भी है, हमें योग को अपनाना भी है, और हमें योग को पनपाना भी है। और जब हम योग को जीने लगेंगे, योग दिवस हमारे लिए योग करने का नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य, सुख और शांति को सेलिब्रेट करने का माध्यम बन जाएगा। साथियों, आज समय है कि हम योग से जुड़ी अनंत संभावनाओं को साकार करें। आज हमारे युवा बड़ी संख्या में योग के क्षेत्र में नए नए आइडियाज के साथ आ रहे हैं। इस दिशा में हमारे देश में आयुष मंत्रालय ने स्टार्टअप योगा चैलेंज भी लॉन्च किया है। योग के अतीत को, योग की यात्रा को और योग से जुड़ी संभावनाओं के लिए यहां मैसूरू के दशहरा ग्राउंड में इनोवेटिव डिजिटल एग्जीबिशन भी लगी है। मैं देश के और दुनिया के सभी युवाओं में से इस तरह के प्रयासों से जुड़ने का आह्वान करता हूं। मैं वर्ष 2021 के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा के जो विनर्स हैं, मैं उन सभी विनर्स को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है योग की ये अनादि यात्रा अनंत भविष्य की दिशा में ऐसे ही अनवरत चलती रहेगी। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय के भाव के साथ एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण विश्व को योग के माध्यम से भी गति देंगे। इसी भाव के साथ
आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी को योग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और अपने संदेश से सभी में एक नई ऊर्जा जागृत करने के लिए। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी आप सभी के साथ योगाभ्यास करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर ही बैठे रहें। दिव्य सज्जनों, प्रातः की सुंदर बेला में योग की प्राचीन तो अभी हमने सुना माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत ही सुंदर वचन, और जिन्होंने साझा किया कि योग न सिर्फ व्यक्ति विशेष के मन में शांति उत्पन्न करता है, बल्कि पूरे प्रदेश, देश और पूरे विश्व में शांति उत्पन्न करने में प्रमुख स्थान रखता है। योग आध्यात्मिक अनुशासन है जिससे शरीर को शक्ति और मन को शांति प्राप्त होती है और शारीरिक संतुलन और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आइए हम सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग अभ्यास करते हैं। योग की दुनिया में आपका स्वागत है। ज्ञान के इस अनोखे संसार में आपका स्वागत है। जैसा प्रासंगिक और लाभकारी यह हजारों वर्ष पूर्व था, वैसा ही आज भी है। योग की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए अब हम योग साधना का अभ्यास चालन क्रियाओं यानी शिथिलता अभ्यासों से करते हैं, जो शरीर में सूक्ष्म रूप से रक्त संचार को बढ़ाते हैं। गर्दन का व्यायाम, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सचेत मुद्रा में खड़े हों। पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं तथा हाथों को कमर पर रखें। सांस छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और थोड़ी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। सांस भीतर लें तथा सिर को उतना पीछे ले जाएं जितना आराम से जा सके और सांस भीतर लिए हुए सिर को वापस आगे लाएं। गर्दन को बाहिनी तथा दाहिनी ओर झुकाना। सांस छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकाएं। कान को कंधे के उतना अधिक निकट ले जाएं जितना संभव हो। सांस भीतर लें तथा सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। सांस छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ झुकाएं। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। दाहिनी और बाहिनी ओर घुमाना।
सांस छोड़ें तथा सिर आराम से दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि थोड़ी कंधे की सीध में आ जाए। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। सांस छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ घुमाएं। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। गर्दन को घुमाना, सिर को आगे की ओर झुकाकर थोड़ी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। सांस भीतर लें तथा सिर को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। सिर नीचे की ओर जाते समय सांस छोड़ें। सिर को घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाएं। गर्दन के चारों ओर खिंचाव, गर्दन के जोड़ों और मांसपेशियों के शिथिलन तथा गर्दन के तनाव के दूर होने की अनुभूति करें। गर्दन में दर्द और स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत वाले लोगों को यह व्यायाम आराम से करना चाहिए। स्कंध संचालन, दोनों पैर परस्पर मिले हुए हों। पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें। भुजाओं को बगल में रखें। श्वास खींचते हुए बगल से दोनों भुजाओं को अपने सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस ले आएं। जब हाथों को सिर से ऊपर उठाएं तो ध्यान रखें कि वे सिर को स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं तो इस बात का ध्यान रखें कि जांघों को वे स्पर्श ना करें। उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोलें। स्कंध चक्र, सीधा खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए वक्ष स्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें और जब कोहनियों को घुमाएं तो उन्हें कानों के समीप ले जाने की कोशिश करें। इसी तरह विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचते हुए घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। इस क्रिया को बाएं से दाएं अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 5 बार दोहराएं। इस क्रिया के अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां और स्कंध क्षेत्र की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। यह अभ्यास गर्दन की रीढ़ की हड्डी की अपकर्षक अर्थात सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी को दूर करने में सहायक है। धड़ को घुमाना, पांवों को परस्पर 2 फुट की दूरी पर रखें। दोनों हाथों को छाती की ऊंचाई तक इस प्रकार उठाएं कि दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने हों। सांस छोड़ें। शरीर को दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि बाईं हथेली दाहिने कंधे को स्पर्श कर ले। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। अब सांस छोड़ें। शरीर को बाईं तरफ इतना घुमाएं कि दाहिनी हथेली बाएं कंधे को स्पर्श कर ले। घुटनों को चलाना। सांस भीतर लेते हुए सांस भीतर लें। अपनी भुजाओं दोहराएं। कंधों तक सांस लेते हुए सांस धीरे धीरे करें। घुटने मोड़ें तथा अपने शरीर को शून्य की मुद्रा में नीचे लाएं। मेरुदंड सांस भीतर संबंधी समस्या होने पर तथा मासिक धर्म के दौरान यह व्यायाम न करें। इस व्यायाम से घुटने खड़ी मुद्रा में विश्राम करें। मजबूत होते हैं। अत्यधिक आर्थराइटिस की समस्या होने पर इस व्यायाम को छोड़ दें। हाथों को नीचे लाते समय सांस छोड़ें। अपनी भुजाओं को कंधों तक उठाएं। सांस छोड़ें। योगासना की तरफ मोड़ें तथा अपने शरीर को शून्य की मुद्रा में नीचे लाने का अर्थ है सांस भीतर लें और शरीर को सीधा करें। 2 बार और की दूरी पर रखें। इस व्यायाम से घुटने तथा कोहनी के जोड़ मजबूत होते हैं। अत्यधिक आर्थराइटिस की समस्या होने पर इस व्यायाम को छोड़ दें। उठाते हुए हाथों को नीचे लाते समय सांस छोड़ें। एड़ियों को भूमि से ऊपर उठाएं और अंगूठों पर अब योगासना की तरफ बढ़ें। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। ताड़ासन। ताड़ का अर्थ है ये आसन शरीर में मजबूती लाता है। पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखें। करने में सहायता देता है। आपस में जकड़ें तथा कलाइयों को बाहर की तरफ मोड़ें। सांस छोड़ें। एड़ियों को नीचे लाएं। सांस भीतर लें तथा भुजाओं को ऊपर उठाते हुए कंधों की सीध में ले जाएं।
एड़ियों को भूमि से ऊपर उठाएं और अंगूठों पर संतुलित हों। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। वृक्ष का अर्थ है ये आसन शरीर में मजबूती लाता है, दोनों पैरों में से जुड़ी तंत्रिकाओं के संतुलन को ठीक करने में सहायता देता है और गलत मुद्राओं को ठीक करता है। सांस छोड़ें, एड़ियों को नीचे लाएं, उंगलियों की जकड़न को खोलें, दाएं पैर को धड़ के समांतर नीचे लाएं और खड़े होने की मुद्रा में वापस आएं। अभ्यास करते समय ध्यान रखें कि एड़ी मूलाधार अर्थात पेरिनियम क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। गहरी श्वास लेते हुए पैरों में दोनों 2 इंच की दूरी बनाई जाए, खड़े हो जाए, हथेलियों को परस्पर मिलाएं। किसी बिंदु पर स्थिति में ध्यान केंद्रित करें। 15 सेकंड तक श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को दाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। बेहतर अभ्यास करते समय ध्यान रखें कि एड़ी मूलाधार होने पर पेरिनियम क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। श्वास गहरी श्वास लेते हुए एवं दाएं पैर को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर मिलाएं। इस आसन का अभ्यास स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। इस दौरान सामान्य रूप से श्वास दाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। तंत्रिका तंत्र की स्नायुओं को बेहतर और शरीर को संतुलित बनाता है। आर्थराइटिस रोग से ग्रसित होने पर इस आसन का अभ्यास ना करें। श्वास छोड़ते हुए हाथों एवं दाएं पैर को मूल अवस्था में वापस लेकर आएं। इस आसन का अभ्यास बाएं पैर से भी करें। बाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को दाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। श्वास खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को धीरे धीरे सांस मिलाएं और हाथों को ऊपर उठाएं। शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें। सांस छोड़ें तथा आगे की तरफ तब तक झुके जब तक पूरी हथेली धरती को स्पर्श करने लगे। इस अंतिम स्थिति को 10 से 30 सेकंड तक बनाए रखें। जिन लोगों को पीठ की अकड़न की समस्या हो उन्हें अपनी क्षमता के अनुरूप ही झुकना चाहिए। अब सांस धीरे धीरे सीधी स्थिति में आए, ऊपर उठाएं और भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाकर कमर से ऊपर की ओर छोड़ें और धीरे धीरे प्रक्रियाओं को विपरीत क्रम में करते हुए प्रारंभिक स्थिति में आए, धरती को स्पर्श करने लगे। इस अंतिम स्थिति को 10 से 30 सेकंड तक बनाए रखें। जिन लोगों को पीठ की अकड़न की समस्या हो उन्हें अपनी क्षमता के अनुरूप ही झुकना चाहिए। सांस छोड़ें। अब सांस सिर को पीछे झुकाएं, धीरे सीधी स्थिति में मांसपेशियों को खींचें और भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाकर खींचें, पीछे की ओर छोड़ें और धीरे धीरे प्रक्रियाओं को विपरीत क्रम में करते हुए प्रारंभिक स्थिति में आए। 10 से 30 सेकंड तक रहें। अर्धचक्रासन रीढ़ को लचीला बनाता है तथा मेरु तंत्रिकाओं को मजबूती प्रदान करता है। ये सांस लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है। सांस भीतर लें, धीरे धीरे वापस पीछे झुकाएं, विश्राम गर्दन की मांसपेशियों को खींचें, उच्च रक्तचाप के रोगियों को निचले हिस्से से पीछे की ओर झुकें। सामान्य सांस लेते हुए विश्राम करें। त्रिकोण का स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। परस्पर आरामदायक अर्धचक्रासन रीढ़ को लचीला बनाता है, धीरे धीरे किनारे से मेरु तंत्रिकाओं को मजबूती प्रदान करता है। ये सांस लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है। सांस भीतर लें, धीरे धीरे वापस आएं तथा विश्राम करें और दाहिने हाथ को दाहिने पैर के ठीक पीछे रखें। रोगियों को सावधानी से झुकना चाहिए। हाथ को दाहिने हाथ की सीध में खड़ा करें। त्रिकोणासन सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। परस्पर आरामदायक ये समतल पैर से बचाता है। हाथों को धीरे धीरे किनारे से तब तक उठाएं जब तक वे शिथिल न हो जाए और मेरुदंड को लचीला बनाता है। सांस छोड़ें, धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकें, अंदर लेने के साथ ही दाहिने हाथ को दाहिने पैर के ठीक पीछे रखें। बाईं तरफ के लिए फिर दोहराएं। बाएं हाथ को दाहिने हाथ की सीध में खड़ा करें। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक अपनी शारीरिक सीमाओं से आगे न जाएं। पैर से बचाता है, पिंडलियों, जांघों तथा कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और मेरुदंड को लचीला बनाता है। सांस अंदर लेने के साथ ही धीरे धीरे वापस आएं। बाईं तरफ के लिए बैठने वाली मुद्राओं के लिए तैयार हो। स्लिप डिस्क भस्म का अर्थ है और दंत शल्य चिकित्सा के उपरांत यह आसन ना करें। सामने की तरफ फैलाकर अपनी शारीरिक सीमाओं से आगे न जाएं। हाथों को कूल्हों के पास रखें। ये दंडासन है।
अब अपने पैरों के तलवों को एक साथ रखें, सांस छोड़ें और अपने हाथों को अपने पैरों के अंगूठों पर कसें। अपनी एड़ियों को जितना संभव हो उतना मूलाधार के पास लाएं। बैठने वाली मुद्राओं के ये लिए अंतिम तैयार स्थिति है। है। भद्र का अर्थ इस है स्थिति में कुछ देर तक रहें। पाँव को सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठें। हाथों को कोल्हों के पास रखें। शरीर को दृढ़ रखता है आसन है और मस्तिष्क को स्थिर करता है। अपने पैरों के तलवों को एक साथ अब अपने पैरों को खींचें और विश्राम की अवस्था में आएं। एक्यूट आर्थराइटिस अथवा साइटिका होने पर यह अभ्यास ना करें। वज्रासन। सर्वप्रथम दंडासन में बैठ जाएं। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाएं। जांघों को सटा कर रखें एवं अंगूठे एक दूसरे से सटे हुए हों। हाथों को घुटनों पर रखें। सिर से पांव तक शरीर को सीधा रखें। इस आसन को वज्र आसन कहते हैं। अर्ध उष्ट्रासन। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां जमीन की ओर हों। कोहनियों एवं कंधों को समानांतर रखें। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास को अंदर खींचते हुए धड़ को जितना संभव हो सके उतना झुकाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए इस स्थिति में शिथिल हो जाएं। सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करते हुए इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। इस योगाभ्यास से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। कब्ज एवं पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है। श्वास खींचते हुए वापस वज्रासन में बैठ जाएं। शिथिल हो जाएं। उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों की जांघ और पंजों को आपस में मिला लीजिए। घुटनों और पंजों के बीच कुछ इंचों की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास खींचते हुए धीरे से पीछे की ओर झुकें। धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। इस बात का ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका ना लगे। उष्ट्रासन दृष्टिकोण में अत्यंत लाभदायक है। यह पीठ एवं गर्दन के दर्द से आराम दिलाता है। यह उदर एवं नितंब की वसा को कम करने में सहायक है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी व हर्निया के मरीजों को यह आसन नहीं करना चाहिए। श्वास खींचते हुए पुनः वज्रासन में बैठ जाएं। शिथिल अवस्था में आ जाएं। शशांकासन। शशांक का अर्थ है शशक या खरगोश। दोनों घुटनों को दूर फैलाएं जबकि अंगूठों को परस्पर स्पर्श करने दें। हथेलियों को घुटनों के बीच रखें। सांस छोड़ें और उन्हें धीरे धीरे पूरी लंबाई में खींचें। आगे झुकें और थोड़ी को भूमि पर रखें। भुजाओं को समांतर रखें। सामने देखें और मुद्रा को बनाए रखें। यह तनाव और गुस्से को कम करने में सहायक है। सांस भीतर खींचें और उठें। सांस छोड़ें और वज्रासन में वापस आएं। अपने पैरों को वापस विश्रामासन में लाएं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के रोगियों को यह सावधानी के साथ करना चाहिए। उत्तान मंडूकासन। इस आसन में शरीर की स्थिति ऊर्ध्वमुखी मेंढक जैसी हो जाती है। वज्रासन में बैठ जाएं। अंगूठों को सटाते हुए दोनों घुटनों को अधिक से अधिक फैलाएं। श्वास खींचते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं। सिर के पीछे से दोनों हाथों को मोड़ें और हथेलियों को विपरीत कंधों पर रखें। अपनी पीठ और गर्दन को सीधा रखें और थोड़ी देर
इसी स्थिति में बने रहें। यह आसन पीठ दर्द और ग्रीवा दर्द की तकलीफ से छुटकारा दिलाने में सहायक है। यह आसन शरीर के मध्य पट के लिए लाभदायक है। यह फेफड़े की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। घुटनों व जोड़ों के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। वापसी में श्वास खींचते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे सीधा करें और वापस ले आएं। अपने घुटनों को मिलाकर पूर्ववत स्थिति में ले आएं। वक्रासन। वक्र का अर्थ है टेढ़ा या मुड़ा हुआ। दाहिनी टांग को मोड़ें और दाहिने पैर को बाएं घुटने के साथ रखें। बाईं भुजा को दाहिने घुटने पर लपेटें और हथेली को दाहिने पैर के पास रखें। सांस छोड़ें। शरीर तथा गर्दन को दाहिनी तरफ मोड़ें। इस मुद्रा में आराम से रहें। अपना सर पीछे घुमाएं। सांस छोड़ते हुए अपने हाथ बाहर निकालें। पैरों को सीधा फैलाएं। अब वापस आएं और विश्राम आसन में विश्राम करें। यह आसन मेरुदंड के लचीलेपन को बढ़ाता है। यह कब्ज तथा अपच दूर करने और मधुमेह के प्रबंधन में सहायक है। इसे दूसरी तरफ के लिए दोहराएं। अपना सिर पीछे घुमाएं। सांस छोड़ते हुए अपने हाथ बाहर निकालें। पैरों को सीधा फैलाएं। अब वापस आएं और विश्राम आसन में विश्राम करें। मकर आसन। मकर का अर्थ है मगरमच्छ। पेट के बल इस प्रकार लेट जाएं कि टांगे एक दूसरे से दूर हों तथा पैर बाहर की ओर हों। दोनों बाहें मोड़ लें तथा दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखें। अपने सिर को हाथों पर रख लें। आराम करें। यह मकर आसन है। यह आसन सभी अधोमुखी मुद्राओं में विश्राम के लिए किया जाता है। यह पीठ के निचले हिस्से को आराम पहुंचाता है। भुजंगासन। अब अधोमुखी मुद्राओं के लिए तैयार हों। भुजंग का अर्थ है सर्प या कोबरा। पेट के बल लेट जाएं। सिर को हाथों पर रखें और शरीर को आराम से रहने दें। अब टांगों को आपस में जोड़ें और बाहों को खींचें। माथे को भूमि पर रखें। अब अपनी हथेलियों को छाती के पास रखें और कोहनियों को उठाएं। सांस भीतर लें और थोड़ी तथा नाभि के हिस्से तक छाती को ऊपर उठाएं। यह भुजंगासन है। यह आसन तनाव के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम है। यह पीठ दर्द तथा श्वास संबंधी समस्याओं से निपटने में सहायक है। सांस छोड़ें। अपने माथे को भूमि पर रहने दें तथा बाहों को खींचें। अपनी टांगे फैलाएं। हथेलियां ऊंची करें तथा अपने सर को हथेलियों पर रखें और आराम करें। शलभासन। शलभ का अर्थ है पतंगा या टिड्डा। पेट के बल लेट जाएं। टांगे आपस में जोड़ लें। थोड़ी को भूमि पर रखें। दोनों हाथ शरीर के किनारे ऐसे रखें कि हथेलियां ऊपर की ओर हों। सांस भीतर लें। अपनी टांगों को भूमि से उतना ऊपर उठाएं जितना आप बिना घुटनों को मोड़े हुए उठा सकें। बाहों और टांगों को इस तरह फैलाएं कि शरीर आसानी से भूमि से ऊपर उठ जाए। इस स्थिति में यह कब्ज तथा अपच दूर करने और मधुमेह के प्रबंधन में सहायक है। इसे दूसरी तरफ के लिए दोहराएं।
पीछे घुमाएं। सांस छोड़ते हुए अपने हाथ बाहर निकालें। पैरों को सीधा फैलाएं। अब वापस आएं और विश्राम आसन में विश्राम करें। मकर आसन। मकर का अर्थ है मगरमच्छ। पेट के बल इस प्रकार लेट जाएं कि टांगे एक दूसरे से दूर हों तथा पैर बाहर की ओर हों। दोनों बाहें मोड़ लें तथा दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखें। अपने सिर को हाथों पर रख लें। आराम करें। यह मकर आसन है। यह आसन सभी अधोमुखी मुद्राओं में विश्राम के लिए किया जाता है। यह पीठ के निचले हिस्से को आराम पहुंचाता है। भुजंग आसन। अब अधोमुखी मुद्राओं के लिए तैयार हों। भुजंग का अर्थ है सर्प या कोबरा। पेट के बल लेट जाएं, सिर को हाथों पर रखें और शरीर को आराम से रहने दें। अब टांगों को आपस में जोड़ें और बाहों को खींचें। माथे को भूमि पर रखें। अपनी हथेलियों को छाती के पास रखें और कोहनियों को उठाएं। सांस भीतर लें और थोड़ी तथा नाभि के हिस्से तक छाती को ऊपर उठाएं। यह भुजंग आसन है। यह आसन तनाव के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम है। यह पीठ दर्द तथा श्वास संबंधी समस्याओं से निपटने में सहायक है। सांस छोड़ें। अपने माथे को भूमि पर रहने दें तथा बाहों को खींचें। अपनी टांगे फैलाएं। हथेलियां ऊंची करें तथा अपने सर को हथेलियों पर रखें और आराम करें। शलभ आसन। शलभ का अर्थ है पतंगा या टिड्डा। पेट के बल लेट जाएं, टांगे आपस में जोड़ लें। थोड़ी को भूमि पर रखें। दोनों हाथ शरीर के किनारे ऐसे रखें कि हथेलियां ऊपर की ओर हों। सांस भीतर लें। अपनी टांगों को भूमि से उतना ऊपर उठाएं जितना आप बिना घुटनों को मोड़े हुए उठा सकें। बाहों और टांगों को इस तरह फैलाएं कि शरीर आसानी से भूमि से ऊपर उठ जाए। इस स्थिति में आराम से रहें। यह आसन साइटिका तथा पीठ के निचले हिस्से के दर्द में राहत देता है। यह कूल्हे की मांसपेशियों को आकार देता है। अब सांस छोड़ें। टांगों को नीचे भूमि की ओर ले आएं। अपनी बाहें निकालें और भूमि पर विश्राम करें। हृदय रोगियों को यह मुद्रा नहीं करनी चाहिए। सेतु बंधासन। ऊर्ध्वमुखी या पीठ के बल लेटकर की जाने वाली मुद्राओं की ओर। सेतु बंध का अर्थ है पुल बनाना। टांगों को आपस में जोड़ें। बाहों को शरीर के किनारे रखें। दोनों टांगों को घुटनों पर मोड़ें और एड़ियों को नितंबों के पास ले जाएं। दोनों एड़ियों को कसकर पकड़ें। सांस भीतर लें। धीरे धीरे नितंबों तथा धड़ को पुल बनाने के लिए उतना ऊंचा उठाएं जितना आप उठा सकते हैं। आराम से रहें। यही अंतिम मुद्रा है। यह आसन अवसाद तथा व्यग्रता से मुक्ति देता है। यह पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अब सांस छोड़ें। धीरे धीरे मूल स्थिति में आएं और विश्राम करें। पीठ के बल लेट जाएं। कृपया ध्यान रखें, गर्भावस्था के बाद की तिमाहियों वाली महिलाएं इस आसन का प्रयोग ना करें। हो गया। उत्तान पादासन। इस आसन में पीठ के बल लेटकर पैरों को ऊपर उठाया जाता है। इसी कारण इस आसन का नामकरण उत्तान पाद आसन हुआ है। जमीन पर आराम से पीठ के बल लेट जाएं। पैरों की स्थिति सीधी हो और हाथों को बगल में रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और 30 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करते हुए इस अवस्था में कुछ देर बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें।
यह आसन नाभि केंद्र अर्थात नाभि मणि चक्र में संतुलन स्थापित करता है। अर्ध हलासन। इस आसन में शरीर की स्थिति खेतों की जुताई करने वाले भारतीय हल की अर्ध आकृति जैसी हो जाती है। इसी कारण इसका नाम हल आसन पड़ा है। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथ जांघों के बगल में रखें और हथेलियां जमीन पर टिका दें। घुटनों को बिना मोड़े अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। सर्वप्रथम अपने पैरों को 30 डिग्री तक उठाएं। तत्पश्चात 60 डिग्री का कोण बनाएं। अब धीरे धीरे पैरों को 90 डिग्री के कोण की स्थिति में ले आएं। यह अर्ध हलासन की पूर्ण स्थिति है। इस अवस्था में शरीर की स्थिति नितंब से कंधे तक सीधी होनी चाहिए। धीरे धीरे अपने पैरों को वापस जमीन पर लाएं। ध्यान रहे वापसी की स्थिति में सिर जमीन से ऊपर ना उठे। यह आसन गहरे तनाव से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभदायक है, परंतु उन्हें बड़ी सावधानी पूर्वक यह आसन करना चाहिए। पीठ के निचले हिस्से के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को दोनों पैरों के साथ इस आसन को नहीं करना चाहिए। पवन मुक्त आसन। दोनों घुटने मोड़ें तथा जांघों को छाती के पास लाएं। उंगलियों को आपस में जकड़ लें और घुटनों के नीचे पिंडलियों को अच्छी तरह पकड़ लें। सिर तथा कंधे उठाएं और घुटनों को थोड़ी से छूने का प्रयास करें। यह पवन मुक्त आसन है। यह कब्ज दूर करता है, उदर वायु से मुक्ति दिलाता है और पीछे की मांसपेशियों तथा मेरु तंत्रिकाओं को ठीक करता है। अपना सिर पीछे लाएं, सांस छोड़ें। अपनी टांगों को सीधा फैलाएं। आराम करें। उदर की चोट, हर्निया, साइटिका तथा गर्भावस्था में यह अभ्यास ना करें। शवासन। शव का अर्थ है मृत शरीर। यह आसन संपूर्ण विश्राम के लिए किया जाता है। अपनी भुजाओं और टांगों को फैलाकर आराम से पीठ के बल लेट जाएं। हथेलियां ऊपर की ओर हों। आंखें बंद कर लें। पूरे शरीर को जागृत भाव से विश्राम दें। प्राकृतिक श्वास से परिचित हों। इसे लयबद्ध और धीमा होने दें। ताजगीपूर्ण और निश्चिंतता की अनुभूति होने तक इस अवस्था में रहें। यह आसन सभी प्रकार के तनावों से मुक्ति देता है और शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को विश्राम देता है। यह तनाव तथा उसके परिणामों के प्रबंधन में बहुत सहायक है। यह मस्तिष्क के अग्रभाग के श्वसन केंद्रों को उत्तेजित करता है। ध्यान की किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं। आंखें बंद करें और पूरे शरीर को विश्राम दें। गहरी सांस भीतर लें, सीना फुलाएं। सांस को उदर की मांसपेशियों के बलशाली संकुचन से बाहर निकालें। शांत रूप से सांस भीतर लेना और सक्रिय रूप से बाहर निकालना जारी रखें।
लें, धीरे धीरे बाहर निकालें और विश्राम लें। इस प्रक्रिया को 30 बार करें। यह कपालभाति का एक चक्र है। प्रत्येक चक्र के अंत में गहरी सांस लेनी चाहिए। अब 2 चक्र और करें। कपालभाति सामने की वायु नलिकाओं को स्वच्छ करता है। इससे कफ संबंधी समस्याओं के निदान में सहायता मिलती है। यह ठंड, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, अस्थमा तथा श्वास संबंधी रोगों के उपचार में सहायक है। कृपया ध्यान रखें, हृदय संबंधी परेशानियों, उच्च रक्तचाप, चक्कर आना, माइग्रेन, स्ट्रोक, हर्निया तथा गैस्ट्रिक अल्सर होने पर इसका अभ्यास ना करें। प्राणायाम, नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्रमशः बाएं तथा दाएं नासिका छिद्रों से सांस लेना है। ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। मेरुदंड सीधा रखें, सिर ऊंचा तथा आंखें बंद हों। शरीर को कुछ गहरी सांसें लेकर आराम की स्थिति में लाएं। बाईं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दायां हाथ नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए। दाएं अंगूठे को दाहिने नासिका छिद्र पर रखें। बाएं नासिका छिद्र से श्वास अंदर लें, फिर इसे बंद कर लें। दाहिने नासिका छिद्र से श्वास बाहर निकालें। अगली बार दाहिने नासिका छिद्र से सांस भीतर लें। दाहिना नासिका छिद्र बंद करें और बाएं नासिका छिद्र से श्वास बाहर निकालें। यह नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। 5 चक्र और पूरे करें। जो अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रारंभ करने वाले नए लोग हैं, उनके लिए श्वास अंदर खींचने और बाहर करने का समय समान होना चाहिए। धीरे धीरे इनके समय का अनुपात बढ़ाकर 1:2 करना चाहिए। सांस धीमी, स्थिर तथा नियंत्रित होनी चाहिए। इस प्राणायाम का उद्देश्य ऊर्जा के सभी प्रमुख मार्गों को शुद्ध करना है। ये पूरे शरीर को पोषित करता है। ये चित्त को शांत करता है और एकाग्रता बढ़ाने में सहायता देता है। ये प्राण शक्ति बढ़ाता है और तनाव तथा व्यग्रता के स्तर को कम करता है। ये कफ संबंधी दोषों का भी निवारण करता है। शीतली प्राणायाम। शीत का अर्थ है ठंडा। यह प्राणायाम साधक के चित्त को शांत करता है और मन की व्याग्रता को दूर करता है। शीतली प्राणायाम अपने नाम के अनुरूप शरीर और मन को शांति प्रदान करता है। पद्मासन अथवा किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं। अंजलि मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा की अवस्था में अपने हाथों को घुटनों पर रख लें। जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूब की आकृति जैसा बना लें। इस ट्यूब नुमा जीभ से सांस लेते हुए जितना हो सके वायु को फेफड़ों में भरें और मुंह बंद कर लें और दोनों नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है। यह शरीर में शीतलता प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए यह विशेष लाभप्रद है। यह भूख और प्यास का शमन करता है। कफ और पित्त के कारण होने वाली अपच और अन्य व्याधियों को दूर करता है। यह त्वचा और नेत्र के लिए लाभदायक है। ठंड, कफ
अथवा तुंडी का शोथ अर्थात टॉन्सिलाइटिस के मरीजों को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर भौरे को कहते हैं। इस प्राणायाम में श्वास छोड़ने के समय जो ध्वनि निकलती है वो भौरे के बुन बुन से मिलती जुलती लगती है। दोनों नासछिद्रों से गहरी सांस भीतर लें। नियंत्रित तरीके से गहरी और स्थिर भौरे की बुन बुन की जैसी ध्वनि के साथ श्वास बाहर छोड़ें। यह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र है। 2 बार और दोहराएं। ये अनिद्रा की अच्छी दवा है। इसे तनाव संबंधी विकारों को दूर करने में बहुत कारगर पाया गया है। षण्मुखी मुद्रा में करें। अपने कानों को अंगूठों से बंद कर लें। अब तर्जनी को अपनी आंख पर, मध्यमा को नासापुटों पर तथा अनामिका और कनिष्ठिका उंगलियों को अपने होठों पर रखें। अपनी नाक खोलें और दोनों छिद्रों से श्वास भीतर लें। नियंत्रित गति से धीरे धीरे भौरे की बुनबुन सी आवाज करते हुए श्वास छोड़ें। यह एकाग्रता और ध्यान के प्रारंभ के लिए तैयारी करने का प्राणायाम है। ध्यान। आइए अब ध्यान के लिए तैयार हों। ध्यान एक निरंतर चिंतन की प्रक्रिया है। ध्यान की किसी भी मुद्रा में बैठें। अपने मेरुदंड को आरामदायक स्थिति में सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा ग्रहण करें। अपनी हथेलियों को जांघों पर ऊपर की तरफ को रखें। भुजाएं और कंधे ढीले और आराम की स्थिति में होने चाहिए। अपनी आंखें बंद कर लें और चेहरे को हल्का सा ऊपर उठाकर बैठ जाएं। आपको एकाग्र होने की आवश्यकता नहीं है, वरन केवल अपनी दोनों भौहों के बीच हल्का ध्यान दें और अपनी सांसों के प्रति जागरूक हों। ध्यान मस्तिष्क को शांत और आनंदमय रखता है। ये एकाग्रता स्मृति विचारों की स्पष्टता तथा इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। ये पूरे शरीर और मस्तिष्क को सही तरह से आराम देकर उसे पुनः चैतन्य कर देता है। ये सकारात्मक भाव जगाने में सहायक है। ध्यान हमें आत्मानुभूति की दिशा में आगे बढ़ाता है। ध्यान की स्थिति में बने रहें।
वसुधैव कुटुंबकम एवं सह अस्तित्व के सिद्धांत के प्रति पूर्ण आस्था रखते हुए सबके प्रति कृतज्ञ भाव से आत्मत व्यवहार व आचरण करूंगा। मैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से एकात्म होने का संकल्प लेता हूँ। विश्व योग दिवस के महापर्व पर हम सभी संकल्पित हुए योग फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग के अंतर्गत। और कार्यक्रम के अंत में अब मैं निवेदन करना चाहूंगी आयुक्त लोक शिक्षण श्री अभय वर्मा जी से आभार प्रस्तुत करने के लिए निवेदन। यहाँ पर आ गए थे, वही चल ही रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने याद किया। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित होकर हम सभी का उत्साहवर्धन किया। मैं इस कार्यक्रम में श्री भरत दास बैरागी, अध्यक्ष महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान तथा अन्य उपस्थित जनप्रतिनिधियों के प्रति भी उनकी कार्यक्रम में गरिमामय उपस्थिति हेतु आभार व्यक्त करता हूं। मैं मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा, प्रमुख सचिव आयुष, आयुक्त सामाजिक न्याय तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति भी विभाग की ओर से
कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न योग संस्थाओं जैसे पतंजलि योग संस्थान, ईसा योग फाउंडेशन, आर्ट ऑफ लिविंग, भारतीय योग संगठन, बिहार स्कूल ऑफ योगा आदि के प्रतिनिधियों को भी विभाग की ओर से उनकी सहभागिता हेतु धन्यवाद देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, भोपाल के विभिन्न स्कूल से आए विद्यार्थीगण एवं शिक्षकों, विभागीय अधिकारियों तथा मध्य प्रदेश माध्यम तथा जनसंपर्क विभाग, स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं नगर निगम तथा ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों का भी आभारी हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम के महत्व को समझते हुए व्यापक मीडिया कवरेज दिया है। धन्यवाद। जरा खुले मत। कृपया सभी लोग बैठे रहें। अभी राष्ट्रगान होने वाला है, सभी लोग बैठे रहें अपने अपने स्थान पर। ये लाइव टेलीकास्ट